हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारी जो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें कि पहले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को देखा था, है ना? फीचर्स देखी थी, बेनिफिट्स देखी थी, इसके कंस्ट्रेंट देखे थे, है ना? इसके साथ ही साथ जो दूसरी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है उसको देखा था। अब जो हमारी टॉपिक्स बच गई है, जो डीएनडी वाला पार्ट है ना? ये सभी जो है आज हम इस वीडियो में डीएनडी वाले पार्ट को देखेंगे। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करती है इसको देखेंगे, और जो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए गुड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की, इस पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि जो इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो हमारा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है ना, अगर आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हो इधर यूपीएससी के लिए या फिर जो जेपीएससी में आपका एसीएफ और रेंजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो इन दोनों पर्पज से ये जो हमारी वीडियो चल रही है इसमें कंप्लीट हम लोग सिलेबस वाइज जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन हमारा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली वीडियोस है जो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज हम बात करने वाले हैं हमारी डीएनडी वाली पार्ट को, तो देखिए डीएनडी का आप एक तरह से समझिए, जो डीएनडी है ना, इसे हम लोग कहते हैं डिजाइन एंड डायग्नोसिस, है ना। जो हमारी ये पार्ट है, जो डी एंड डी है, इसकी अगर आप फुल फॉर्म कहो तो एक सेकेंड, डिजाइन एंड डायग्नोसिस, ये बेटर आप हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं, हम लोग डी एंड डी डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए इस चीज को मैंने फोकस यहाँ किया कि एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जो पीजी और यूजी में, वो लोग जो आईसीआर की प्रिपरेशन करते हैं उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाया जाता है कि जो आप डीएनडी है इसका फुल फॉर्म आपको बताना होता है। वहाँ पे ऑप्शन दे दिया रखता है उन्होंने कि डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन, है ना, और सो एंड सो। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन दोनों तो सेम ही है, बट डिफरेंसेस यहाँ ये आती है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले किसी चीज के बारे में हम डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस्टिक किया जाता है, उसके बाद फिर हम क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले डायग्नोसिस करना है, उसके बाद हम लोग को डिजाइन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको दे रखा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री डिजाइन, डायग्नोसिस एंड डिजाइन आप यहाँ कीजिएगा, ठीक है। डायग्नोसिस पहले आएगी, डिजाइन बाद में आएगी। Agroforestry design and agroforestry diagnosis and design encompasses a set of procedures aimed at identifying the land management issues and potentials and developing agroforestry solutions, ठीक है। तो सिंपल सी क्या है, जो डी एन डी है हमारी, जो डायग्नोस्टिक्स एंड डिजाइन है, ये क्या है, एक सिंपल क्या है, सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं। ये क्या करते हैं कि फोकस करती हैं जो लैंड मैनेजमेंट इश्यूज आ रही हैं, है ना, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या पोटेंशियल्स हैं, उनको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फर्दर उसको हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। अगर हम इसके अगर और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जैसे समझ लीजिए कि डिजाइन जो है हमारी, है ना, जो डायग्नोसिस है, जैसे कि मान के चलिए आप डॉक्टर हो प्लांट के, ठीक है, आप प्लांट के डॉक्टर हो। तो एज ए डॉक्टर आपका रोल क्या है कि आप ये देखोगे कि जो प्लांट है ना, वो सैड क्यों है, ठीक है, क्या उसमें परेशानी है, वो अनकंफर्टेबल क्यों है ना। सैड और अनकंफर्टेबल का मतलब क्या हो सकता है कि जो प्लांट है वो क्या है हमारा, सूख रहा हो, या फिर क्या है, जो उसका ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ हो गया है, ग्रोथ रुका हुआ है। इसके रीजंस काफी हो सकते हैं, मान के चलिए जो वहाँ वाटर स्कैरसिटी है ना, या फिर क्या है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो प्लांट्स हैं उनकी परेशानी क्या है ना, वो दिक्कतें क्या आ रही है, वो सूख जा रहा है क्या है,
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों है ऐसी परेशानियां, उसके पीछे का रीजन क्या है ना। वाटर स्कैरसिटी है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा उसको प्रॉपरली, है ना। तो ये सभी जो पार्ट है ये आती है आपकी डायग्नोसिस में। पहले हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। और डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो डिजाइन में क्या होता है कि डिजाइन में आप इसको ऐसे समझिए कि आपने क्या करा कि जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, मान के चलिए जो वाटर स्कैरसिटी है या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए कुछ प्लांट्स को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। मान के चलिए अगर से आपके जो क्रॉप है ना, जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, इसको पसंद है सेड, शेड पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ट्री लगा देंगे जो कि क्या है, इसको शेड प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है पहले क्या कि आप क्या करोगे, चूज करोगे। क्या चूज करोगे, प्लांट्स को चूज करोगे। ऐसे प्लांट्स को चूज करोगे कि जो ये ट्री है और ये जो हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप है, ठीक है, जो हमारी ट्री है और जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप है, इन दोनों के बीच क्या हो, निगेटिव कंपटीशन ना हो, ठीक है। निगेटिव कंपटीशन ना हो, एक दूसरे के वो क्या है, एक दूसरे के वो फ्रेंड रहे, वो फ्रेंडली बिहेवियर वो शो करे। इस अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होता है, इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसी अकॉर्डिंग हम लोग लेआउट करते हैं कि ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है, मान लीजिए ए, उसके साथ जो बी है, ये ट्री स्पीसीज हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बट ए और बी को हम किस, जो आपका लेआउट क्या होना चाहिए, है ना, प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, वो सभी चीज का हम लोग निर्धारण करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी रखेंगे कि हाँ, जो फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो है उसकी आपकी पूरी प्लानिंग के हिसाब से आप वो करोगे, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है डिजाइन और डायग्नोसिस, ठीक है। हिंदी में ये देखिए, कृषि वानिकी डिजाइन और निदान की प्रक्रिया में भूमि प्रबंधन समस्याओं और संभावनाओं की पहचान करना और कृषि वानिकी समाधान विकसित करना शामिल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायग्नोसिस एंड डिजाइन, ठीक है, क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, ये कैसे सॉइल इंप्रूव करता है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप समझिए, ठीक है, ये हमारा जो है ट्री है और यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा क्रॉप है, जो आपकी यहाँ ट्री है, इसके जो लीफ होते हैं, जब लीफ फॉल होंगे, लीफ लिटर जो होगा, तो ये क्या है, ये एक तरह से जो है हमारी सॉइल में ना ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह एक्ट करता है। इसके लीफ जब यहाँ डिकम्पोज होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए लेयर ऑफ ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होती है कि सॉइल की टॉप लेयर होती है और काफी ज्यादा जो आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है ना, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है ग्रोथ के लिए क्रॉप्स की। तो पहली बात तो यह है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको इनहेंस करता है वो। दूसरी क्या है कि सर्टेन मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, जो कि जो हमारी क्रॉप है, इसका जो रूट है, इसका लेवल आप देखो यहीं तक है, बट जो ट्रीज है ना, इसकी रूट काफी डीप जाती है। तो ये क्या है, सर्टेन जो आपकी मिनरल्स हैं, इसको ये अवेलेबल करा देता है इस क्रॉप को, ठीक है। क्योंकि डीप रूट रहता है, ये क्या करता है, इस मिनरल को ये क्रॉप्स को अवेलेबल करवा देता है। तीसरा क्या है, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। जैसे कि जो रेनफॉल वगैरह देखने को आपको मिलती है, अगर ट्रीज वगैरह नहीं होते, कई बार क्या हो जाता है कि सीधा का सीधा आपको क्या है, सरफेस रन ऑफ, है ना, सरफेस रन ऑफ आपको देखने को मिलता है। और क्या है कि पानी जो है वो सीधा बह के चला जाता है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं, वो उसके रूट्स क्या करेंगे, इस वाटर को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि सॉइल में जो आपका मॉइस्चर है
वो बना रहता है, तो सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, सरफेस रन ऑफ जब होती है तो अब वो क्या करती है, मृदा का कटाव कर देती है, सॉइल इरोजन कर देती है। बट जब ट्रीज रहते हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, क्रॉप्स के साथ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, इस कंडीशन में क्या है कि सॉइल इरोजन भी काफी कम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सरफेस रन ऑफ को भी ये रिड्यूस करता है। इसके साथ क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है, जो हमने बात करी थी कि जो लेग्यूमिनस ट्रीज होते हैं, है ना, जैसे कि आप शीशम हो गया हमारा, ये सभी क्या करते हैं, इसमें जो रूट्स होते हैं इनके, इनमें जो राइजोम्स होता है ना, जो रूट नोड्यूल्स में जो राइजोम्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है, वो आपका जो नाइट्रोजन का मात्रा है सॉइल में वो बनाए रखती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं जिससे कि क्या है, आपका सॉइल फर्टिलिटी जो है यहाँ आपको अच्छा देखने को मिलता है इन केस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये वाला भी पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, ये देख लीजिए, ये हिंदी में हो गई है ना, ये जो जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहला क्या है कि जैविक पदार्थ, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि जैविक पदार्थ मिट्टी में पाई जाने वाली सड़ी गली वनस्पति और अन्य जैविक सामग्री होती है, ठीक है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। इसी के साथ जो खनिज उपलब्धता है, ठीक है, खनिज उपलब्धता मिट्टी में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है, जो पौधे की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। इसी के साथ मिट्टी में क्या करते हैं, वो नमी प्रतिधारण करते हैं, दैट मीन्स की जो मॉइस्चर रिटेंशन है उसको भी वो बना के रखते हैं। साथ ही साथ मृदा कटाव को रोकते हैं ना, मृदा कटाव को रोकने का मतलब क्या है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, उसको कटने से बचाया जाता है। फिर सतही जल प्रवाह को कम करते हैं, ठीक है, सरफेस रन ऑफ उसको कम करते हैं, और नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सिस्टम दैट इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। हमने बात करी कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, क्या रोल प्ले करता है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में। अब कुछ स्पेसिफिक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्लासीफाई कर रखा था। तो सबसे पहले इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज की अगर हम बात करें, तो इम्प्रूव्ड फेलो स्पीसीज में हम लोगों ने बात करा था, इम्प्रूव्ड फेलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता था कि हमने बात करी थी कि जो एक एरिया होता है, यहाँ पे जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे एरिया को काट देते हैं, उसको बर्न करते हैं, वहां खेती करते हैं, उसके बाद फिर उसको बैरन छोड़ के चले जाते हैं ना। तो फैलो का मतलब ही होता है आपका खुला जमीन, बैरन लैंड, ठीक है, जिसमें वेजिटेशन वगैरह नहीं होती। तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ मेन हम लोग का पर्पस होता है, रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ठीक है। यहाँ मेन पर्पस हमारी होती है कि सॉइल हेल्थ जो डिटोरिएट हो गया है, जो कि अब मान के चलिए जो क्रॉप्स हमने लगाया, तो आप समझिए ऐसे कि क्रॉप जो लगाया, तो क्रॉप क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की, एक प्रॉपर आपका जो नाइट्रोजन चाहिए उसको, पोटेशियम चाहिए, ठीक है, फॉस्फोरस चाहिए, तो वो क्या करता है, वो जो आपकी मिट्टी है, जमीन है, उससे क्या एब्जॉर्ब करता है। तो जो मिट्टी, जो आपकी भूमि है, वहां से वो जो मिनरल्स है उसकी मात्रा तो क्या है, क्रॉप ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ क्या है, आपको वो मात्रा फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं वहां पे, है ना। तो ये पहली होगी। दूसरा है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है, एले क्रॉपिंग में हम लोगों ने देखा था कि ट्री को हम लोग एक रो में लगा देते हैं, है ना, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे जो कि फ्रेंडली रिलेशन हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम बताते हैं, टर्मरिक ले लीजिए आप, हल्दी, ठीक है। तो हल्दी जो होता है वो होता है हमारा सीड लविंग प्लांट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि सीड अगर है तो वो काफी ज्यादा अच्छा उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर आप उसको डायरेक्ट बिना किसी सीड पे अगर लगाते हो, तो क्या होता है कि वो हल्दी जो है उसकी पत्तियां सूख जाती है ना, ये होती है। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो आपका जो वो हल्दी आता है, ठीक है, जो हल्दी होता है ना, जो आपका रूट वाला पोर्शन है जहाँ हल्दी होता है,
तो वो क्या है, वहाँ मॉइस्चर जो होती है ये भी आपको क्या है सूख जाती है, और हल्दी जो है वो प्रॉपर आपको उसका वेट नहीं मिलता है। जैसे कि आप ये समझिए कि आप हैं फार्मर, ठीक है, एकदम बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप फार्मर हो, ठीक है, आपने 1 हेक्टेयर में क्या करी, हल्दी की खेती कर ली। अब जब हल्दी आप क्या करोगे, जब उसको निकाल के बेचोगे, ठीक है, तो बेचना तो आप क्या है, केजी के अकॉर्डिंग बेचोगे। तो क्या होती है कि जितना ज्यादा उसमें मॉइस्चर रहेगी ना, तो वो उतना उसका कंटेंट जो है, उसका जो केजी बढ़ेगा। तो जो केजीज बढ़ेंगे तो क्या होती है, आपको उस हिसाब से जो पैसे है ना, मूल्य वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी देखना है। इसके साथ ही साथ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, तो उसको शेड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंगो के साथ कंबाइन कर देते हैं हल्दी को, है ना। ये आपने मैंगो की ट्रीज लगा दी एक लाइन से, यहाँ मैंगो की ट्रीज लगा दी, यहाँ मैंगो की ट्रीज लगा दी, और आपने करा कि बीच में यहाँ पे आपने हल्दी प्लांटेशन कर दी। अब देखिए एक ही लैंड पे आप क्या है, आम भी उगा रहे हो, और साथ ही साथ क्या है, आपकी हल्दी वाली कल्टीवेशन भी चल रही है। तो ये है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि सॉइल जो है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी आपकी बनी रहती है ना। क्योंकि क्या है, जो आम के जो आपके लीव्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, सॉइल इरोजन से बचा रहे हैं। तो ये सभी चीजें, इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन। मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन में हम लोग क्या है, तो हम लोग विभिन्न प्रकार की ट्री स्पीसीज को लेते हैं, ऐसे जो कि आपको फॉडर भी प्रोवाइड करा दें, फ्यूल वुड भी प्रोवाइड करा दें, ऐसे जो कि आपकी सॉइल इरोजन को भी क्या करें, रिड्यूस करें, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएं। यहाँ पे आपने ले लिया, मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ट्रीज को ले लिया, है ना। तो ये सभी कुछ पॉइंट। इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं होम गार्डन्स की। होम गार्डन्स की जो मेन पर्पस क्या होती है, मेन पर्पस होती है फूड प्रोडक्शन की, हालांकि बट यहाँ पे क्या है कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी इनहेंस होती है, क्योंकि क्या है कि वो आप यहाँ पे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, सारी चीज को हम लोग लेते हैं ना। इससे क्या होता है कि इसमें आपकी जो लीफ लिटर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर आपको प्रोवाइड कराएगा, सॉइल इरोजन कम देखने को मिलता है ना, मॉइस्चर रिटेंशन अच्छा रहता है। इसी के साथ शेल्टर बेट और विंड ब्रेक की अगर हम बात करें, तो ये दोनों सिस्टम तो आपने देखा ही था कि जो सॉइल इरोजन है ना, सॉइल इरोजन है, उसको रिड्यूस करने के लिए, विंड वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए करते हैं। जब विंड वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिक है कि जो सॉइल इरोजन है, सॉइल का कटाव है, ये भी आपको कम देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सभी चीजें होती हैं। इसी के साथ हम बात करें कि ट्रीज इन सॉइल कंजर्वेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है। तो ये सभी जो सिस्टम है क्या है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करी। इसी के साथ हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर गुड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में। तो देखिए, जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 3 क्राइटेरिया पे हम लोग फोकस करेंगे। किसी भी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को हम लोग देखना है कि वो अच्छा है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 पे बात करेंगे। पहली तो हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी एडेप्टेबिलिटी। अब क्या है प्रोडक्टिविटी, क्या है सस्टेनेबिलिटी और क्या है एडेप्टेबिलिटी, इसको आसान भाषा में मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, आप हो फार्मर, ठीक है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को बनना होगा किसान, ठीक है। अब आपके पास मान के चलिए सर्टेन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपने बोला, आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो, आप करो एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्यों करेंगे भाई, हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि किसान यहाँ क्या है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो तो कर ही रहा है, तो क्यों वो बेचारा रिस्क लेके एक नया सिस्टम को नए सिस्टम की ओर जाएगा जो कि वो जानता नहीं है ना। तो मेन क्या है कि उसे ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो हमारा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसकी जो ट्रेडिशनल, जो मान लीजिए यहाँ से आपको आउटकम, अगर आपकी जो लैंड है यहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है, इससे मान के चलिए 50% हो रही है बेनिफिट, तो यहाँ जो आपने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अप्लाई किया, यहाँ से मिनिमम आपको 60% या 50% से ज्यादा बेनिफिट होगा, तभी तो आप क्या करोगे, किसी नए चीज की ओर मूव ऑन करोगे, है ना। तो सबसे पहले बात ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अच्छे होने का ये है कि उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ठीक है। पहले जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो उसके कंपेयर में जो आपने सिस्टम अडॉप्ट किया है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोडक्टिविटी। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो
सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक टाइम जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि मान के चलिए आपने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है इसको आपने 2024 में आपने अपने खेतों में अप्लाई कर दिया कि हाँ भाई हमने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अप्लाई किया 2024 में। अब आपको ये 2025 में अच्छा खासा यील्ड आपको दिया, 2026 में भी आपने अच्छी कमाई की, 2027 में भी आपने अच्छी कमाई की। अब आप देखो 2028 में थोड़ा आपका मंदा चला गया, 2029 में क्या है कि ये डिक्रीज होने लगा, 2030 आते आते आपको ऐसे लगने लगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मेरा सारा का सारा जो इनकम का सोर्स है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या है जो टाइम आप देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ समय के लिए अच्छा बेनिफिट दे रहा है फिर धीरे धीरे क्या होता है वो बेनिफिट देना बंद कर दे। तो सबसे पहले ये टाइम की आपको देखनी होगी। दूसरी क्या है कि यहाँ पे जो हमारी बेसिक नीड है ना, बेसिक नीड्स वो भी प्रेजेंट की बात करें हम, जो आपकी प्रेजेंट बेसिक नीड है, यहाँ देखिए एक ये हो गया, अब दूसरी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट बेसिक नीड है वो आपकी फुलफिलमेंट होती रहनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि ऐसा भी नहीं कि जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, आने वाला फ्यूचर जनरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा जो हम लोग बेनिफिट्स हैं प्रॉफिट्स ले लें और फ्यूचर में हम लोगों को परेशानी देखने को मिले, जैसे कि ये इशू हमने बताई 2025 26 27 में तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, और फिर 2030 आते आते क्या है आपको लॉस होने लगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको क्या है टाइम के अकॉर्डिंग क्या है ये आपको पीरियोडिक जो है यील्ड जो है काफी अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सस्टेनेबल आप इसे समझोगे, है ना। तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एडेप्टेबिलिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि हम बात करते हैं होम गार्डन्स की, ठीक है, होम गार्डन्स की हम बात करते हैं। अब होम गार्डन्स में हम लोग जानते हैं कि इसका जो मेन पर्पस होता है फूड प्रोडक्शन है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है फूड प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलता है। काफ़ी होम गार्डन को काफ़ी अच्छा कंसिडर करा जाता है फूड प्रोडक्शन के मामले में। बट अगर मैं आपको कहूँ कि इसे आप एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स हैं, यहाँ पे आप होम गार्डन्स कर लीजिए। किसी को आपने एडवाइस करा, अब भाई वो वहाँ होम गार्डन कैसे कर लेगा? होम गार्डन्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है कि इसके लिए आपको क्या है, हाई रेनफॉल वाली ट्रॉपिकल एरियाज होनी चाहिए। अब आप एरिड एरियाज में चले हो होम गार्डन को फॉलो करने, तो क्या है यहाँ आपको प्रोडक्टिविटी उतना मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो दैट मीन्स क्या, एडेप्टेबिलिटी आप देखो कि किस एरिया में वो सबसे ज्यादा सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि होम गार्डन फूड प्रोडक्शन के मामले में बहुत अच्छा, तो ऐसा नहीं कि हम उसको सेमी एरिड और एरिड एरियाज में उसको लगा दें। तो एडेप्टेबिलिटीज जो है इस पे भी हम लोग को बात करनी है। तो बेसिक जो तीन प्लेयर, जो तीन हम लोग के मेन पिलर्स हैं, पहली प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, ये तीनों पे हम लोग बात करेंगे। उन तीनों पैरामीटर्स पे अगर जो सिस्टम बेटर परफॉर्म कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इस रीजन के लिए, ठीक है, जो हमारा रीजन है, इस रीजन के लिए ये सिस्टम बेटर है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे एक बात आप ये जान लीजिए, है ना, जितनी भी अभी हम लोगों ने बातें करी, यहाँ पे एक जान लीजिए कि जो गुड, बैड, ये दोनों टर्म है ना, ये दोनों क्या है, कंपेरेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये लाइन और ये लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ करा, ये ए और ये बी है, इन दोनों में अगर मैं कह दूं कि बड़ा और छोटा कौन है, तो आप तो बोल दोगे कि सर ये ए बड़ा है। बट अगर हम बात, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ए बड़ा है। बट अगर हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं सी, अब बताइए कि स्क्रीन पे जो कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, तो ये सी बड़ी हो जाएगी। छोटी कौन सी है यहाँ अभी सबसे, तो आप बोलोगे सर बी है। बट अगर मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ई, तो अब बताइए इसमें छोटी कौन है, ई है। तो कभी भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा ये सभी चीज जो है कंपेरेटिव
जो होती है ना, कंपेरेटिव होती हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली टॉपिक पे, जो कि है हमारा स्पेसिफिक कुछ हमारी जो सिस्टम्स हैं जिसको हम लोग खास तौर पे यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए गुड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की। तो जैसे कि सॉइल प्रोडक्टिविटी है ना, सॉइल प्रोडक्टिविटी आप इनहेंस करना चाह रहे हो, तो उसमें कौन कौन सा सिस्टम जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं उसको आइडल माना जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे तो हम लोग ऐसा ले लेंगे जिसमें कि जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है ना, ये आपको देखने को मिले, जिससे कि क्या है आपकी जो सॉइल प्रोडक्ट है वो इनहेंस हो। इसके साथ ही साथ आप एले क्रॉपिंग को ले लो, है ना। और हमने जो ये बात करी थी कि ट्रीज और सॉइल कंजर्वेशन, ये सभी हम लोग ले सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप मान के चलिए इनकम इंक्रीज करना चाहते हो, फार्म इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें भी आप क्या हो, इसमें भी आप एले क्रॉपिंग को ले सकते हो, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे आप एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम यूज कर सकते हो। एग्री सिल्वी एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, तो इसके साथ आप एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर ले सकते हो। एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर सिस्टम ले सकते हो, ठीक है। एक हो गया आपका, दो हो गया आपका, तीन हो गया। देखिए एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर में क्या होता है, एग्री एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मेनली जो होते हैं आपके फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सभी आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है। और सिल्वीकल्चर तो आप जानते हो कि जो ट्रीज वगैरह हम लोग लगाते हैं टिम्बर पर्पस के लिए। इसी के साथ हम बात करते हैं अगर एरिड लैंड वगैरह इसकी, ठीक है। एरिड लैंड वगैरह जो आप सूखा जो एरिया है वहां पे आप देखो, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लगाओगे शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्यों लगाते हो, विंड वेलोसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। इसके साथ ही साथ आप यहाँ विंड ब्रेक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो हमारी ये सिस्टम है ना, एग्री सिल्वी पास्चोरल, एग्री सिल्वी पास्चोरल सिस्टम भी कर सकते हो, या फिर आप जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिल्वो पास्चुरल जो है, सिल्वो पास्चुरल जो सिस्टम है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम हिली रीजन्स की बात करें, है ना, तो हिली रीजन्स पे आप क्या कर सकते हो, हिली रीजन्स पे आप जो है सिल्वो पास्चुरल सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ आप जो है सिल्वी हॉर्टिकल्चर, सिल्वी हॉर्टी सिल्वी हॉर्टिकल्चरल सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें वेटलैंड्स में, है ना, अगर वेटलैंड्स में देखें तो यहाँ पे आप एक्वाकल्चर कर सकते हो, ये वेटलैंड्स के लिए, ठीक है, ये वेटलैंड्स के लिए एक्वाकल्चर आप कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर कर सकते हैं, एग्री सिल्वी और एक्वा कल्चर कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम बात करते हैं एनर्जी प्लांटेशन की, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लॉक प्लांटेशन कर सकते हो और फ्यूल वुड के लिए, है ना, ब्लॉक प्लांटेशन ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम है, इनको आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, है ना।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली जो है वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलती रहे। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट करा है, तो ये आप देखोगे कि हमने यहाँ पे जो अपनी, ये देखिए, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ये सभी तो क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन भी। आज जो हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचता है ट्री क्रॉप इंटरेक्शन। ठीक है, ट्री क्रॉप इंटरेक्शन बचता है, ये एक दिन में हम लोग इसको देख लेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पीवाई क्यूज, है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।